नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबिया ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात रियासत कर्नाटक की एक ऐसी मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने नहायत ही कम अरसे में अपनी क़ायदाना सलाहियतों और तालीमी शऊर के साथ उर्दू ज़ुबान और अदब की फ़रोग़ में एक नुमाया किरदार अदा किया है। जिन्होंने अगर चलो तुम उधर को हवा हो जिधर थी के मिज़दाक़ नौजवान नस्ल यानी उर्दू तलबा और तालिबात और असातिज़ा की हौसला अफजाई की है, तो दूसरी जानिब हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो कि हुनर के ज़रिए उर्दू शोरा और अदीबों को नाउमीदी, तसाहुल और मायूसी के हिसार से बाहर निकाल कर उर्दू की महफिलें भी आरास्ता की हैं। जी हाँ, हम बात करें हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, काबिल कद्र मुसन्निफ़, मुदब्बिर, मुफ़क्किर, मौलवी, मुफ्ती, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद अली काजी साहब। इस साहब इल्म और फ़िक्र का इस्तक़बाल मीर तकी मीर के शेर से हम करते हैं कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, मैं सालार डिजिटल के तमाम ओहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से आपका यहाँ पर पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। शुक्रिया। तो जनाब, आप ये बताइए कि आपकी इब्तिदाई तालीम, आपकी दीनी तालीम, आपकी असरी तालीम के बारे में मुझे कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा डॉक्टर सबिहा ज़ुबैर साहिबा, सालार डिजिटल में आज बिल्कुल पहली दफ़ा आपके रूबरू बैठकर नाजरीन से मुलाकात करने, गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। जी। मुझे आपने इस लायक समझा जी कि मुझे आप अवामुन्नास के सामने, खवास के सामने पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बस मैंने जैसा कि कहा कि मैं आपकी इब्तिदाई तालीम और आपकी दीनी और असली तालीम के बारे में जानना चाहती हूँ। जी हाँ, बताइए। मैंने प्राइमरी स्कूल, उर्दू प्राइमरी स्कूल रानी बिन्नूर ज़िला हावेरी में हासिल की। जी। फिर उसके बाद मैं जो है दीनी तालीम हासिल करने के लिए जी आज़मगढ़ मुबारकपुर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ज़रख़ेज़ ज़िला और शहर है जी, वहाँ मैंने दीनी तालीम हासिल की, मौलवी फ़ाज़िल की। और इसी असना में मैंने इलाहाबाद अरबिक पर्शियन बोर्ड, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, अरबिक पर्शियन बोर्ड है जी जी, जो एग्ज़ाम वगैरह करवाते हैं, वहाँ मैंने मुंशी का और कामिल का एग्ज़ाम दिया जी जी जी, जो उर्दू और फ़ारसी में होता है जी। और आलिम की डिग्री भी मैंने वहीं से हासिल की जी। और उसके बाद फिर मैंने मौलवी फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की जमालिया अरबिक कॉलेज मद्रास पेरम्बूर से जी जी, जो एक बहुत कदीम जुनूबी हिंद का एक बहुत मशहूर मदरसा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ पर आई हैं आज़ादी हिंद से पहले भी जी जी। फिर मैंने अफज़ल उलमा की डिग्री हासिल की मद्रास यूनिवर्सिटी से जी जी, और एमए किया मैसूर यूनिवर्सिटी में मानस गंगोत्री से जी जी, करस्पॉन्डेंस कोर्स मैंने किया जी जी। इस तरह से ये मेरी दीनी, मजहबी, इल्मी, तालीमी सफ़र की मुख्तसर रुदात थी जी। असली तालीम आपने कहाँ पर हासिल? मैंने जो है साथ ही साथ मैंने एमए जो किया उर्दू से मैसूर यूनिवर्सिटी से, इस दौरान मैंने जो है अपने आप को असली तालीम से भी जोड़ा। 6 महीने तक मैंने लॉ पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी असना में मुझे यूरोप से दावत आई एक मौके पर, एक मजहबी खिताब के लिए। मैं वहाँ निकल गया। जो वहाँ निकल गया तो फिर मैं कई बरस तक जो है जी हाँ वेस्ट इंडीज में, जी हाँ साउथ अमेरिका में रहा, 6-7 साल वेस्ट इंडीज वगैरह में रहा। फिर आया और आने के बाद फिर मैं यूएसए चला गया, वहाँ 3 साल मैंने तबलीगी खिदमत अंजाम दिए। तो ये मुख्तसर मेरा तालीमी और तबलीगी सफ़र था जी जी। अच्छा चेयरमैन साहब, मुझे ये बताइए कि आप उर्दू का ताल्लुक किस तरह से मजबूत बना? बहमदी ताला हमने शुरू में उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की है जी जी। तो माँ बाप की ज़बान उर्दू है। प्राइमरी स्कूल में हमने उर्दू सीखा अपने असातिज़ा से जी, और हमारे असातिज़ा ने जो कुछ हमें सिखाया था उसकी बहुत सारी बातें आज तक हमें याद हैं जी जी। जैसे हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया था बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब जी जी, अदबी से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान जी जी। और फिर मैंने दीनी तालीम का जो मामला होता है मदारिस में, इब्तदा में तमाम दरसी किताबें उर्दू ज़बान में पढ़ाई जाती हैं जी जी, फिर फ़ारसी में पढ़ाई जाती हैं, फिर रफ्ता रफ्ता अरबी में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, उस ज़बान में फ़ारसी थी आपकी? जी हाँ, हमने फ़ारसी बाकायदा पढ़ा है जी जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान जो है अरबी और फ़ारसी से लबरेज है जी जी हाँ।
اور اردو اور عربی فارسی جس کی پختہ ہوتی ہے جی اردو زبان بھی آٹومیٹک اس کی پختہ ہو جاتی ہے جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اردو کے امتحانات بھی دیے ہیں, جیسے میں نے منشی آپ کو بتایا, منشی کا امتحان میں نے اردو فارسی کا ہے. پھر آپ نے ایم اے بھی کیا, ایم اے بھی کیا اردو میں. کامل کا امتحان بھی میں نے اردو فارسی میں کیا ہے. جی جی. تو اردو سے میرا ربط ضبط رہا, اور اس کے علاوہ میں نے لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ میرا ہے وہ تقریباً 40-45 سال کا ہے. جی ماشاء اللہ, مطالعہ, لکھنا, پڑھنا وغیرہ وغیرہ. پاؤں گی تو جی آپ جی بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے آپ کا جو ہے پروفائل بھی دیکھا ہے آپ کا, اس میں جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو اردو اور انگریزی دونوں میں ہے. تو یہ آپ کام اس طرح کس طرح سے آپ نے کیا؟ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی مجھے, چونکہ میرا اپنا ذوق اور میری فطرت میں داخل ہے لکھنا پڑھنا. تو میں نے تقریباً 28 کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ, مختلف عنوانات پہ لکھی ہیں, جیسے عدد 7 کی حیرت انگیز دنیا, عدد 3 کی حیرت انگیز دنیا. اس پر آپ کو جو ہے کرناٹک اردو اکیڈمی سے ایوارڈ بھی ملا ہے. میرا 2018 میں حصہ اول مرحوم الحاج سی کے جعفر شریف صاحب فارمر ریلوے منتری نے چھپوایا تھا اپنے صرف خاص سے. حصہ دوم الحاج جناب محترم عبد المبین منور صاحب جو چیئرمین تھے اس زمانے میں, حصہ دوم بھی میرا اکیڈمی نے شائع کیا. تو میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور کئی آرٹیکل میں نے اردو میں سالار میں ماشاءاللہ 300 سے زائد مسلسل سالار میرا ہر جمعہ میرا مضمون شائع ہوتا تھا. جی جی ماشاءاللہ, اور تقریباً 300 میرے آرٹیکل میں سالار میں, سیاست میں, سہارا میں, اور نہ جانے کتنے اردو جرائد, رسائل, خط روزہ, 15 روزہ میرے شائع ہوئے ہیں. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے چیئرمین صاحب کے کرناٹک اردو اکیڈمی کی سربراہی کا تجربہ کیسا رہا اب تک کا؟ شیریں بھی تلخ بھی. جی شیریں اس معنی کر کے کہ مجھے اردو کی خدمت کرنے کا موقع ملا. جی جی. اہل اردو سے میرے روابط مستحکم ہوئے. جی جی. اور اردو کے احوال جاننے کا موقع ملا. جی جی. اردو کے حوالے سے جو بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا بہت خدمت کرنے کا موقع ملا. اور سرکار نے مجھ پر, کانگریس سرکار نے مجھ پر اعتماد کیا. بالخصوص الحاج بیزٹ ضمیر احمد صاحب نے, تمام ہمارے مسلم قائدین نے مجھے اس لائق سمجھا جو مجھے منصب دیا, اور میں اسے حتی الوسع دیانتداری کے ساتھ اس منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. یہ بڑا شیریں اور بڑا ہی خوبصورت تجربہ ہے, اور مجھے اس میں اگرچہ تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے مگر دلچسپی میری بڑھتی جا رہی ہے. جی ہاں. دشواریوں کے باوجود میری دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کرناٹک میں ہر طرف ہر جگہ جو ہے کرناٹک اردو اکیڈمی کا چرچا ہو رہا ہے. ہمارے اسٹاف کا, ہمارے اکیڈمی, ہمارے رجسٹرار کا, ہمارے ارکان کا, ہمارے کاموں کا, اکیڈمی کاموں کا چرچا ہو رہا ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس معنی کر بڑا شیریں ہے, تلخ اس معنی کر کے بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی اس میں جواب دہی ہے آپ کو, جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کی آپ جواب دہی آپ کو قبول کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو اسٹاف کو سنبھالنا ہے, ارکان کو سنبھالنا ہے, رجسٹرار صاحب کو بھی لے کر چلنا ہے, اور مختلف NGOs کی باتیں سننا ہے, گزارشیں سننا ہے, معارضات سننا ہے, اور ان کی شکایتیں بھی سننا ہے, ان کے لیے کام بھی کرنا ہے, اور سرکار کو جواب بھی دینا ہے. پہلے ہی کہہ دیا کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ, پھر بھی میں تلوسہ پوری کوشش کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اردو زبان اور ادب کے فروغ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آج کیا ہے؟ اب تک 10 مہینے کے دوران جو میرا تجربہ ہوا ہے, اردو سرکاری اسکولوں, اردو سرکاری مدارس کے حوالے سے بہت سی شکایتیں مجھے ملیں. میں نے ان سے براہ راست یہ کہا کہ دیکھیے چونکہ اس کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. اردو اکیڈمی کا جو پرائم پرپز ہے پروموشن آف اردو لینگویج, لٹریچر اینڈ کلچر ہے. لیکن ہم ایک برج کا کام کر سکتے ہیں اکیڈمی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان. ایک برج کا کام کر کے آپ کے مسائل کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایک پریشر گروپ ہم بنا سکتے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور اردو آج بھی الحمدللہ کرناٹک میں اس کی جڑیں مستحکم ہیں. اردو کے شعراء موجود ہیں, ادبا موجود ہیں, قلمکار موجود ہیں, اردو مدارس, اردو سرکاری مدارس موجود ہیں, پرائیویٹ مدارس بھی موجود ہیں. ان کے اندر ربط ضبط نہیں ہے, یہ کوئی نیٹ ورکنگ نہیں ہے ان کے درمیان. مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی یونائٹڈلی اسٹیٹ لیول پریشر گروپ نہیں ہے. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آپ یہ بتائیں کہ کرناٹک اردو اکیڈمی نوجوان نسل کو اردو زبان کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا اقدامات؟ بحمدہی تعالیٰ ہماری اکیڈمی میں 4-5 کمیٹیاں ہیں. ایجوکیشن کمیٹی ہے, پبلیکیشن کمیٹی ہے, ایوارڈ کمیٹی ہے, جس طرح سے ہماری جنرل کونسل ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ وغیرہ. ہم نے اپنی مختلف کمیٹیوں سے رابطہ کر کے, رائے مشورہ کر کے, ہماری جنرل کونسل میں رائے مشورہ کرنے کے بعد, اسٹینڈنگ کمیٹی میں رائے مشورہ کرنے کے بعد
हमने उर्दू नौजवान नस्ल में उर्दू को फरोग के लिए, उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए फ़न शेर व शायरी सिखाने के लिए क्लासेस शुरू किए हैं, नस्र निगारी सिखाने के लिए भी क्लासेस शुरू कर दिए हैं, निजामत का फन सिखाने के लिए भी क्लासेस शुरू कर दिए हैं, गजल गोई के लिए भी हमने मुकाबला स्टार्ट कर दिया है, उर्दू तलबा तलबा तलबात में तहरीरी और तकरीरी मुकाबलाजात का भी हमने अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट किया है। और अब हमारा इरादा ये भी है कि उर्दू का तलफ़ुज़ दुरुस्त किया जाए, जी हाँ, उर्दू का खत दुरुस्त किया जाए, जी हाँ। और ये तमाम हमने जो है सरगर्मियाँ जिसका हमने एकेडमी के जरिए शुरू किया है, नौजवान नस्ल में उर्दू को फरोग देने, उर्दू की जड़ों को मुस्तहकम करने और उर्दू की तरफ माइल करने के लिए ये हमारी कोशिश है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब कि जो उर्दू की ज़बान और अदब के फरोग के लिए क्या आप किसी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है? बराह रास्त आज तक हमने इस सिलसिले में कोई खास तवज्जो हमारी नहीं है, डिजिटल उर्दू के फरोग के लिए डिजिटल लाइन का हमने भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन आज आपने जब मुझे सवाल किया है तो अब इसकी अहमियत का मुझे अंदाजा हो रहा है कि वाकई में इस पर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। बात ये हो गई मोहतरमा कि सरकार से 2024-25 के दौरान एक्शन प्लान जो हमने मंजूर करवाया है, वो एक्शन प्लान के निफाज में हमें पहले हमारी तवज्जो, हमारा फोकस उस पर ज्यादा है कि पहले हम इस पर काम तो कर लें। पहले जो हमने सरकार से स्कीमें मंजूर करवाई हैं या सरकार ने हमें मंजूरी दी है, उन पर हम जरा तवज्जो दें, काम करें। इस पर इस सिलसिले में जब हमें इत्मीनान हो जाएगा तो इस तरह की दूसरे लाइन में भी, डिजिटल लाइन में भी हम उर्दू के फरोग के लिए तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चेयरमैन साहब मैं ये समझती हूँ कि आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उर्दू में भी, ताकि हमारी नौजवान नस्ल भी उसकी तरफ से उर्दू की तरफ राग़िब हो सके। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब कि आपने हाल ही में तेलंगाना उर्दू एकेडमी के साथ मिलकर एक मुश्तरका फेडरेशन बनाई है, इसका क्या मकसद है? रिसेंटली हमारा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा था, ओरिएंटेशन दौरा था, 3 रोज़ा था, बहुत कामयाब दौरा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम लोग गए कि उर्दू का काम जो वहाँ हो रहा है, जिस सतह पर, जिस पैमाने पर हो रहा है, जिस अंदाज में उर्दू को वहाँ पर आलमी सतह पर, कौमी नहीं बल्कि मैं कहूँगा आलमी सतह पर वहाँ पर काम हो रहा है, उससे हम लोग बहुत मुतासिर से भी ज़्यादा वहाँ काम हो रहा है। जी हाँ, नेशनल लेवल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ हर डिपार्टमेंट में जो तालीम और तदरीस का जो जरिया है वो उर्दू है, उर्दू है। अब मैं आपके सामने क्या बताऊं, एक मोहतरमा बहुत नौजवान थी, उनका नाम गीता था और माथे पे उनके वो टीका भी लगा हुआ था, गीता उनका नाम था। उन्होंने 1 घंटे तक क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जो उन्होंने उर्दू जबान में फंसी बलीग खिताब किया। और उर्दू पर उनका कमेंट देखकर मैं हैरान और शजदर रह गया कि इतनी डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है, उसके इस्तिलाही कलमात, उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको हूबहू उन्होंने उर्दू में, उर्दू के इस्तिलाही कलमात का इस्तेमाल करके उर्दू जबान में वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने समझाया। सर मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि मैं भी मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़ी रह चुकी हूँ। मतलब मैंने 2 साल वहाँ पर कोऑर्डिनेटर और काउंसलर का काम किया था, लेकिन फिर किसी वजह से मैंने छोड़ दिया था। देखा होगा कैंपस कितना शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार है। और जब तो वो जो है शमीम जयराजपुरी जो हमारे उस वक्त के वाइस चांसलर थे, जब शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था, आगाज में हम सब लोग उनके साथ शामिल हुए थे। डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, उनसे हमारी मुलाकात रही, गुफ्तगू रही, माशाल्लाह उन्होंने बहुत हमें खुशामदीद कहा और बहुत इज्जत अफजाई की और हमारी गुफ्तगू उन्होंने सुनी। और बाद में जब अकेडमी की कार्रवाइयाँ हमने उनके सामने पेश की तो अकेडमी को उन्होंने बहुत उसकी पजीराई की, कदरदानी की। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि एक सर्टिफिकेट कोर्स हम आपको देते हैं अकेडमी के जरिए से, कि जो सर्टिफिकेट कोर्स कर लेगा उसका नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमारा वहाँ मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ उर्दू इदारों से हमारी मुलाकात रही। तो इस दौरान हमने तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और उनके जो वहाँ के सीईओ वगैरह थे, रजिस्ट्रार वगैरह थे, उन्होंने बहुत खुशामदीद कहा, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ और उसके बाद एकेडमी की सरगर्मियों को सुना, उन्होंने हमारे एक्शन प्लान के बारे में उन्होंने सुना तो बहुत मुतासिर हुए। तो उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि हम एक बार बेंगलोर आना चाहते हैं, आपकी एकेडमी का दौरा करना चाहते हैं। तो इस दौरान वो आए, तशरीफ लाए, 2 महीने पहले आए हुए थे जी, आप शायद मौजूद थे ना, वहाँ पर बहुत मुतासिर हुए। तो उन्होंने हमारे एक्शन प्लान को देखा कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के जरिए से कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए जो एक्शन प्लान बनाए गए, उन्होंने बताया कि बजट हमारा ज्यादा है, आपका कम है, मगर इस कम बजट में भी आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी। तो उन्होंने उसको जो है लिया, हमारे एक्शन प्लान के तमाम इसको लिया, उन्होंने तफसीलात को सुना और कलमबंद कर लिया। उसके बाद ये ख्याल पैदा हुआ, क्यों ना हम साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, यहाँ जो उर्दू एकेडमियां हैं, सबको मिलकर एक फेडरेशन
फेडरेशन बनाएंगे तो उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाने के लिए ये फेडरेशन आने वाले दिनों में बड़ा काम कर सकता है, ये ऐसा हमारा ख्याल है, ऐसी हमारी फिक्र है। अभी इसका अमली जामा हमने नहीं पहनाया है इसको, इस सिलसिले में हमारी बैठक होगी तो उस पर इंशाल्लाह धीरे धीरे हम आएंगे, काम करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल के मुताबिक रियासत कर्नाटक में उर्दू का मुस्तकबिल कैसा है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, उर्दू जिंदा है, उर्दू ताबनाक है। अहले उर्दू कमजोर हैं। जी जी हाँ। अहले उर्दू थोड़ा तवज्जो दें। जी हाँ। खासकर हमारे असातिज़ा, जी जी, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तनख्वाह उर्दू के नाम पर मिलती है जी, काश वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। हाँ। अच्छा, साथ ही साथ जो अहले उर्दू हैं, उर्दू खां उर्दू दां तबका है, 5 रुपए का उर्दू अखबार नहीं खरीदते। बिल्कुल सही कहा, उर्दू अखबार ही लोग खरीदें। काश की ये बात तो समझ सके। जी हाँ। और अगर हम अपने खासकर उर्दू मोहल्लों में, जी हाँ, उर्दू बस्तियों में उर्दू लर्निंग सेंटर कायम कर लें, जी जी, उर्दू आंगनवाड़ी कायम कर लें, जी जी, तो आज भी उर्दू को उसी पैमाने पर हम आगे ले जा सकते हैं जिसकी हम तवक्को रखते हैं, जिसकी हम उम्मीद लगाते हैं। उर्दू बेहतरीन जबान है, जिंदा जबान है और उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है। अहले उर्दू थोड़ा सा अपनी सुस्ती को मुस्तैदी में तब्दील करें, थोड़ा उर्दू की तरफ खास तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह ताला वो ताबनाक मुस्तकबिल उर्दू का हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो अहलियान उर्दू जो है सारा इल्जाम जो है सिर्फ हुकूमत वक्त को देते हैं, वो ये नहीं कहते कि उनकी भी जिम्मेदारी है। तो पसमानदगी की जिम्मेदार उर्दू की हमारी, हम भी उसके जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ सरकार नहीं है। जरा हम अपने अपने घरों को टटोले ना, जी हाँ, कि हमारे बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ना भी कर रहे हैं तो घर में आप उर्दू पढ़ाएं, तवज्जो दें। जी, अपनी आप गौर कीजिए, बिल्कुल, कम से कम कर्नाटका में 12 से 14 हजार मसाजिद होंगी। जी हाँ, 12 से 14 हजार मसाजिद में हर जुमा का बयान उर्दू में होता है। जी बिल्कुल, खुतबा हजरात उर्दू में बयान देते हैं। अच्छा, उर्दू में आप सीरियल सुनते हैं, उर्दू में आप नगमे सुनते हैं, उर्दू में आप सारा वक्त सारे प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं। तो उर्दू से आपका गहरा ताल्लुक है, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है। और हिंदी फिल्मों के उर्दू नगमे तो बहुत सब है। आपका जज्बाती लगाव है उर्दू से, तारीखी लगाव है उर्दू से, तहजीबी लगाव है उर्दू से। तो उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार को बताना ये मुनासिब नहीं, हम भी कुछ जिम्मेदारी कबूल करें। हाँ, सरकार पे हम दबाव बना सकते हैं, जी। एक यूनाइटेड फोरम के जरिए से एक प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी अच्छा मेमोरेंडम तैयार करके हम उर्दू से के बारे में सरकार से मुतालबा कर सकते हैं। इसके लिए फॉलो अप करना पड़ेगा, मगर जी जी हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे सियासी कायदीन हैं, हमारे उलमाए दीन हैं, हमारी उर्दू के शोरा उदबा हजरात हैं, ये तमाम के तमाम अगर मिल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला उर्दू को हम कर्नाटक में दूसरी सरकारी जबान बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि मुस्तकबिल करीब में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के मंसूबे क्या है उर्दू की तरक्की और फरोग के सिलसिले? जैसे मैंने अभी कहा कि पहले जो हमारे एक्शन प्लान्स हैं उसके नफाज पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इनेमा के साथ तवज्जो फोकस हमारी उस पर पहले है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मेरी फिक्र यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दिया, जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं चाहूंगा कि उर्दू की जितनी भी एनजीओज हैं कर्नाटका में, जी कर्नाटका के तमाम कहीं कहीं है। मैंने बड़ी मेहनत की है, तो मैंने 5 अजला के कई एनजीओज तलाश के निकाला जो 2 अफराद पर मुश्तमिल हैं, 4 अफराद पर मुश्तमिल हैं, कहीं तो सिर्फ एक शायर साहब ही एनजीओ हैं, कहीं कोई एक अदीबी एनजीओ है। ये हाल है हमारा। तो मैंने कोशिश की, उनको जमा किया, एक लिस्ट मेरे पास प्रिपेयर हो गई है 5 अजला की। तो हमारे कर्नाटका में सैकड़ों ऐसे एनजीओज हैं, छोटे हों बड़े हों, शहर में हों या देहात में टाउन में हों। इन तमाम एनजीओज को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, इनमें एक नेटवर्किंग पैदा की जाए, इन तमाम के मनसूबाजात को हम जाने, तबादला ख्यालात हो और मुस्तकबिल के लिए कोई मजबूत मनसूबा बनाकर हम उर्दू के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्नाटक में बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत काम कर सकते हैं। ज़ौक़ व शौक़ वाले मौजूद हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अवामी और सरकारी सतह पर उर्दू ज़बान की तरक्की, फरोग और बका के लिए क्या किया जा सकता है? अवामी सतह पर तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो हम उर्दू अखबार पढ़ने की आदत डालें। जी हाँ, खुद उर्दू किताब कल्चर को फरोग दें। जी, और अपने बच्चों में कम से कम किसी एक ही बच्चे को सही उर्दू मीडियम से तालीम दिलाएं। That's true, जी, अवामी सतह पर। जी, बिल्कुल। और ये गुजारिश और भी करूंगा कि हमारे जो बस्तियां हैं, उर्दू की जो बस्तियां हैं, उर्दू की बस्तियों में आप दीनी इदारों के लिए, मसाजिद के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। जी जी, उर्दू जबान जिसमें हमारा तहजीबी सरमाया है, हमारा दीनी सरमाया है, उर्दू जबान ही मीडिया है समझने और समझाने के लिए। तो आप हर अपनी उर्दू बस्ती में, एक उर्दू मोहल्ले में एक उर्दू लर्निंग सेंटर कायम कर सकते हैं। 5,000 रुपए की
की जरूरत है सिर्फ। जी 1000-2000 रुपए के लिए आपको रूम मिल जाएगा, कोई किराए का कोई मकान मिल जाएगा जी। और 4-5 हजार रुपए किसी रिटायर्ड उर्दू असातिज़ा को देंगे आप, तो वो पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे बच्चों में उर्दू सीखने का ज़ौक़ व शौक़ बेदार हो सकता है। जी। तो उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह हो सकता है। सरकारी सतह पर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एकेडमी और हमारे मुस्लिम कायदीन और हमारे उलमाए दीन जिम्मेदारान को लेकर हम एक प्रेशर ग्रुप बना के सरकार को अप्रोच कर सकते हैं। उर्दू स्कूलों के हालात देखिए, उर्दू खत्म हो रही है, उर्दू जो है वो उर्दू लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट मुश्किल हो गया है और इस तरह की बहुत सारे उर्दू सरकारी स्कूलों के हालत बहुत खराब है। तो इस पर हम खासकर फोकस डाल के तवज्जो देके सरकार पर दबाव बनाकर हम उर्दू का जो हक है, जायज हक, वो उर्दू से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मालूम हुआ कि अभी मुझे कन्नड़ आंगनवाड़ी, हजारों कन्नड़ आंगनवाड़ी के लिए परमिशन मिली है। तो उर्दू आंगनवाड़ी के लिए भी हम कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करें असेंबली में ये आवाज उठाएं। हमारे मुस्लिम कायदीन से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि उर्दू आंगनवाड़ी के लिए भी असेंबली में आवाज उठाएं। लास्ट टाइम शायद मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार साहब एमएलसी ने एक आवाज उठाई थी इस सिलसिले में। अगर हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के जरिए से उर्दू के हवाले से अगर असेंबली में आवाज उठाएंगे तो उर्दू की बड़ी खिदमत हो सकती है, खिदमत हो सकती है और उर्दू का मुस्तकबिल जो है रोशन ताबनाक हो सकता है। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आपने बहुत कुछ लिखा है, आप खुद एक बहुत ही काबिल कद्र मुसन्निफ हैं, आपने बहुत सारे जो है मज़ामीन लिखे जो बहुत से रसाइल में, जरायद में शाये हो चुके हैं। तो आप ये बताइए कि आप खुद एक अच्छे मुसन्निफ होते हुए कि आपकी शायर और अदीब से मुतासिर रहे हैं और आप हमारे उर्दू के क़ारीन को कौन सी किताबें पढ़ने का मशवरा देंगे? बचपन में तालिब इल्मी के दौर में दीनी मदारिस में मुशायरों में शिरकत करने पर पाबंदी थी। जी मगर हम किसी तरह से डर के, किसी तरह से छुपा के जाके, चोरी छुपी छुपा के जाके मुशायरों में शिरकत करते थे। जी हाँ। मेरे अपने बचपने में मैंने बड़े बड़े नामवर शायर, नामवर शख्सियात को मैंने रूबरू देखा है, उन्हें सुना है और सुनने का मुझे मौका मिला। जैसे कैफ भोपाली हैं, कैफी आजमी हैं, शमीम जयपुरी हैं, खुमार बाराबंकवी हैं, सागर आजमी हैं और ऐसे कई शोरा को मैंने करीब से सुना है। बिलखुसूस मैंने कैफ भोपाली को बार बार सुना है बचपन में और उनके कलाम से बहुत मुतासिर भी रहा हूँ। उनका कोई शेर हो गया जैसे देखिए, मैं कोशिश करूंगा तरन्नुम में सुनाने की ताकि मुझे याद आ जाए। अच्छा जी। है ना, वो कैफ भोपाली कहते हैं, हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ, और जिंदगी शायद इसी का नाम है, जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, उसवतें गहराइयां खामोशियां। बहुत खूब चेयरमैन साहब। आप ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बान उर्दू नहीं होती। वाह, बहुत उर्दू एक आलमगीर ज़बान है जी। उर्दू को के बारे में अगर आप किसी भी खाम ख्याली के शिकार हैं तो अपनी फिक्र को दुरुस्त कर लीजिए। उर्दू एक ताकतवर ज़बान है जी। और आज अगर मजहबी नुक्ता नज़र से मैं बात बताऊं तो अरबी के बाद सबसे बड़ा इस्लामी सरमाया उर्दू ज़बान में है। जी। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं कि उर्दू ज़बान सिर्फ हिंदुस्तान की, अगरचे हिंदुस्तानी ज़बान है मगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान नहीं, आज आलमगीर ज़बान है। और सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं बल्कि मैं वहीं आ रहा हूँ हिंदुस्तान में आज भी, हर दौर में आज भी न जाने कितने गैर मुस्लिम शोरा हैं जिन्होंने बेहतरीन हमदिया कलाम, नातिया कलाम, मनकबतें लिखी, मरसिया लिखा, गजलें लिखी हैं। और एक जमाने में आपको मालूम है कि फराग गोरखपुरी आलम उर्दू के सबसे बड़े अजीम शायर थे जिनका नाम रघुपति सहा
ہے جی ہاں جی. اور اس کے بعد اردو جو ہے ایک ملک میں نہیں کئی بر اعظم میں بولی جاتی ہے ماشاءاللہ. میں پرسنلی یورپ میں دیکھا ہوں اردو بولی جاتی ہے, بہت ہی صاف اردو بولی جاتی ہے. جی ہاں. اور میں نے خود ویسٹ انڈیز میں دیکھا ہے, کئی ملکوں میں وہاں پر اردو آج بھی بولی جاتی ہے. جی ہاں. آسٹریلیا میں بولی جاتی ہے, یو ایس اے میں بولی جاتی ہے, کیریبین آئلینڈس میں بولی جاتی ہے, اور گلف کنٹریز میں بولی جاتی ہے. عالمگیر شہرت, عالمگیر شہرت, اور اس زبان کے تمام قائل ہیں. تو اردو میں وہ کشش اور وہ تاثیر, وہ طاقت ہے کہ اردو سب کے دلوں کو موہ لیتی ہے. یہ بڑی طاقتور زبان ہے. تو میں چاہوں گا کہ اردو کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, انفرادی اجتماعی طور پر ہے. ہم سب اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. ناظرین کی بھی ہے, جی تمام ناظرین کی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں, اردو کی تعلیم دلائیں, اردو اخبار پڑھیں. جیسے سالار جیسے اخبار ہے, ایسے کئی اخبار ہمارے پاس ہیں, سہارا ہے, پاسبان ہے, سیاست ہے, سہار, اور اس طرح کے جتنے بھی اردو اخبار نکلتے ہیں ان اردو اخباروں کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. ہاں تو چیئرمین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اردو کے تعلق سے, اردو کے مستقبل کے تعلق سے بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں ہمیں بتائی. خاص طور پر آپ نے جو کیف بھوپالی صاحب کی جو غزل ترنم سے پیش کی تو میں بہت ہی زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہوں. تو ناظرین آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین مولانا مفتی محمد علی قاضی صاحب. ان کی باتوں سے ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہو چلا ہے کہ کرناٹک میں اردو کا مستقبل روشن ہے, یعنی کرناٹک میں اردو کے اچھے دن ضرور آئیں گے. آپ نے نہایت ہی ذہانت اور فطانت کے ساتھ نہایت ہی قلیل مدت میں مختلف پروگراموں کے ذریعے نہ صرف اردو زبان و ادب کی ترقی اور فروغ کی راہیں ہموار کی ہیں بلکہ آپ نے اردو کے مستقبل اور کے لیے بھی بہت ہی زیادہ منصوبہ بندی کی ہے. سب سے زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اردو زبان کو گروہ بندی سے بچائے رکھتے ہوئے سب کچھ ساتھ لے کر چلنے کا ہنر بھی سکھایا ہے. ہماری نیک خواہشات چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں, اور رب العزت آپ کے ارادوں کو استحکام بخشے اور آپ اسی طرح نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اردو زبان کی ترقی, فروغ اور بقا کی کوششیں جاری رکھیں, اور تمام محبان اردو نہایت عزم و حوصلے کے ساتھ ہم سب مل کر یہ کہہ سکیں کہ نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں, جس کے ہر لفظ میں ہے یکجہتی, ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ.